द्वारा भी कहा गया, सरकार के द्वारा भी स्पष्ट कहा गया, सरकार चाहती है हर चीज़ का जवाब देना, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के लोग केवल एक ऐसी घटना को लेकर, क्योंकि उनकी मंशा थी कि सदन नहीं चलने देना है, और आज जब सदन में जब विधायी कार्य हुए तो विधायी कार्यों को सरकार को सदन के पट पर लाकर पास कराना सरकार की प्राथमिकता होती है, लेकिन विपक्ष का काम होता है विधायी कार्यों में चर्चा करके वो कार्य राज्य हित में है, जनहित में है या नहीं है, अपनी भूमिका को निभाने का। बिना किसी चर्चा के सारे विधायी कार्य पास हुए, और उसके बाद जो विनियोग विधेयक था, सभी विधाओं के बजट भी आज पास हुए, और उसके बाद सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 9 के 9 विधेयक पास हो गए। अल्पसंख्यक विधेयक में एक आंशिक संशोधन सरकारी लाई थी, उसमें जो ऐसे संस्थानों में 15% का प्राविधान था कि 15 वर्ष से ज्यादा दूसरे धर्म के बच्चे नहीं हो सकते, उसको हम लोगों ने विलोपित कर दिया है, अब ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है। इसके अलावा विनियोग विधेयक भी आज पारित किया गया। जी, इतना सब कुछ कांग्रेस के विधायक वो सब करते रहे, आपने कोई कार्रवाई के लिए स्पीकर को कुछ बोला? देखिए, कल स्वयं मैं 2 बार स्पीकर मैं भी फिर मिलने गए, नेता प्रतिपक्ष से लेकर सभी विधायकों से वार्ता की, कोई कान में जू नहीं रहेंगी। फिर मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10 बजे रात 15 मिनट तक उनसे वार्ता की गई, फिर वो नहीं माने। मैंने सुबह फिर नेता प्रतिपक्ष से वार्ता की, स्पीकर ने भी वार्ता की, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आज सदन चलने देंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही पूरे सदन को डिस्टर्ब किया, और आपने देखा कि पूरा प्रदेश देख रहा था किस तरह सदन के अंदर कागज कुर्सी तोड़फोड़ के काम हो रहे थे। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसकी वर्तना भी करता हूँ, निंदनीय भी है। देखिए, हमारा नेताओं के व्यवहार पर, नेताओं के कार्य करने के तरीके पर जनता कार्रवाई करती है, और निश्चित रूप से जनता कार्रवाई करेगी। आराम से निकालना सब किसी गिरे। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल को आप सुन रहे थे सीधे गैंडसैंण से, जहां पर उन्होंने बताया कि कैसे विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 9 विधेयक को पास करवा लिया गया है, अनुपूरक बजट भी पास करवा लिया गया है। कार्यवाही किस तरह से चली उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी, विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कहा कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि काम हो और जनता सब कुछ देख रही है। और आज सुबह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गैंडसैंण विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल स्थगित हो चुका है। आज सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट के साथ ही 9 विधेयक पास करवाए। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार ने विधेयक पास करवाए। कल सीएम धामी ने सदन में 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था। विपक्ष का हंगामा कल भी रहा, आज भी रहा। रात में विपक्ष की ओर से धरना भी दिया गया। सदन के अंदर ही विपक्ष के विधायकों ने रात बिताई। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से खुद फोन पर बात कर विपक्षी विधायकों से अपील की गई थी कि आप अपने होटल में, अपने कमरों में लौट जाएं और चर्चा होने दें, कार्यवाही होने दें। लेकिन उनकी मांग का भी विपक्ष के विधायकों पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि हंगामा तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी किया। जब विपक्ष के विधायक बात नहीं सुन रहे थे तो सत्ता पक्ष के विधायक सदन के बाहर प्रदर्शन करने लगे। गैंडसैंण विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बने गतिरोध में नया मोड़ तब आ गया जब सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष का कहना है कि आपदा जैसे गंभीर मुद्दों पर वो चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने ही नहीं दे रहा, जिसकी वजह से सदन के अंदर जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। चर्चा हो, क्योंकि पूरा उत्तराखंड आपदा से ग्रसित है और विपक्ष का जिस तरीके का रवैया दिखाई दिया है वो विपक्ष के लोग चाहते ही नहीं कि हाउस चले, सत्र चले, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आपदा पूरे प्रदेश के अंदर आई है कि सरकार हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया कल से अख्तियार किया हुआ है। प्रश्नकाल भी चलने नहीं दिया गया है। दोनों दिन जो है प्रश्नकाल का पूरा समय हंगामे की भेंट चढ़ गया और विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया विपक्ष का है। देखिए, जिस तरह से विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है, हम चाहते हैं कि सदन चले
और हमारी क्षेत्र की भी समस्याएं, आपदा में जो सवाल और जो प्रश्न हमने लगाए थे वो हमको सदन में सुनने को नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल अपने में रखा है। कई क्षेत्रों में आपदा इस बात को हम समझ रहे हैं, पर जिस तरह विपक्षी लोगों ने रवैया रखा इस तरीके से सदन को चलने नहीं दे रहे। आप देखिए तमाम सत्ता दल के विधायक के भी क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, वो सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं। जैसे मैंने कल एक बहुत महत्वपूर्ण बाघ का जो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में बाघ बड़ा आतंक का। गैरसैंण से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, सत्र अब जो है अनिश्चितकाल के स्थगित हो चुका है सेशन। अब ये बताएं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कहना है, कितना सफल इस सेशन को माना जाए? देखिए, सेशन स्थगित होने के बाद अब से कुछ देर पहले संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उनका कहना था कि सरकार सेशन चलाना चाहती थी। यही कारण है कि विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, जब बारिश थी, आपदा थी, सड़कें ध्वस्त थी, उसके बावजूद गैरसैंण में यहाँ पर सेशन कराया गया। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष सदन को चलाने ही नहीं देना चाहता था। इसका उन्होंने उदाहरण दिया कि 18 अगस्त को जब सेशन शुरू होने से पहले दिन जब कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई तो विपक्ष ने 2 दिन का एजेंडा तय करवाया, जबकि 1 दिन का एजेंडा तय करना चाहता था सत्ता पक्ष। लेकिन विपक्ष ने कहा कि आप 19 और 20 2 दिन का एजेंडा तय कराइए। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष केवल 2 दिन सदन को चलने देना चाहता था हंगामा करने के लिए, और विपक्ष खुद नहीं चाहता था कि ये सदन चले। दूसरी ओर विपक्ष का आपने आरोप देखे, कल से लगातार विपक्ष एक बात पर अड़ा हुआ है कि हमको चर्चा का समय नहीं दिया जा रहा है कानून व्यवस्था पे। सदन स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष अपने कक्ष में बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस के सारे विधायकों को बुलाया है। कांग्रेस के विधायक अभी मीटिंग कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि जब सदन स्थगित हो गया बिना बात रखे हुए तो उनका आगे का स्टेप क्या हो, उनके आगे की रणनीति क्या हो, इस पर अभी चर्चा चल रही है। ठीक है सुनील, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सदन की कार्यवाही उन्होंने नहीं चलने दी। इन दोनों की लड़ाई के बीच में ठगी तो आम जनता ही महसूस करती है। जिन सवालों के जवाब आम जनता चाह रही होगी उन सवालों के जवाब उन्हें अपने मंत्रियों, नेताओं, विधायकों से नहीं मिला। अगली खबर, गैरसैंण में आज सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी जब वॉक पर निकले तो इस दौरान उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। ठंड ज्यादा तो नहीं किया? नहीं थी। खाना वाना मिला? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ड्यूटी कहाँ से लगी आप लोगों को? सर ऋषिकेश से हमारी व्यवस्था ठीक है यहाँ? तो रहने की भी है ना ठीक से? सो उत्तरकाशी की मातली में देर रात भारी बारिश हुई। तेज बारिश से गदेरे में उफान आ गया, जिसके बाद तकरीबन 40 घरों में पानी घुस गया। लोगों का सारा सामान खराब हो गया। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। लोगों का कहना है कि रात में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ गए। मातली में अभी कैसी स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी बलवीर परमार ने। उत्तरकाशी के मातली में जब तेज बारिश हुई उसके बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। हम आपको दिखा सकते हैं ग्राउंड जीरो से किस तरह की तस्वीरें हैं। जो गदेरा है भारी मलबा अपने साथ लाया और जो मातली के जो बड़ी बस्ती यहाँ पे बस्ती थी, देखो किस तरह से नुकसान हुआ। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा फैला पड़ा है और जहां तक ये जो गदेरे का जो मलबा गया, घरों में पानी घुसा और बड़ा नुकसान घरों में हुआ। मलबा सहित जो बरसाती पानी था घरों में घुस के इसने घरों को बड़ा नुकसान पहुंचाया और इस समय पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित है। और आप देख सकते हो कि गंगोत्री हाईवे भी बंद है और किस तरह से लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं और पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित है। लोग रात भर दहशत में दिखे और आप देख सकते हो किस तरह का मंजर था रात में। यहाँ रात को तो मैंने देख पाया, लेकिन सुबह देखा तो भयानक मंजर था। लगभग ऊपर साइड में सब जगह पानी भर गया, कई कमर तक। आई थिंक जो रिपोर्ट मुझे मिली है। तो लोगों ने किस तरह से जान बचाई? भाग करके ऊपर मंजिल में चले गए, कोई दाहिने बाएं चले गए। अच्छा, आप यहाँ पे यहीं थे? क्या हुआ रहा? हम तो ऊपर चले गए यहाँ पे धर्मशाला में, शिव कावड़ धर्मशाला में चले गए। सब लोग बहुत आया रात को। किस तरह का मंजर था? बहुत डरावना मंजर था बहुत। कितना नुकसान हुआ है पूरे मातली को?
भांति को काफी नुकसान हो गया। इसमें जो है हमारे जो है पुश्ते टूट गए, कई हो गया। आप बताएं, आप रात में क्या हुआ? रात को जैसे है कि 1 बजे के लगभग हमें सोने से हम जागे, जब भयंकर आवाज आई तो यहाँ पर मलबा भरा हुआ था और पानी जो है, जितना पानी अभी दिख रहा है इसे जो है 10 गुना पानी का सैलाब बना हुआ था। और बीच में बिना नादन, इसमें कहीं बीच में नादाना न होने के कारण जो है ये पानी सारा जो है अजीब स्कूल में जाके घुसा पूरा पानी। क्यों ये हालत पैदा हुई? ये हालत, ये तो ऐसे दैविक प्रकोप वाली बात है, तो कोई ऐसा है नहीं। कुछ मतलब ये है कि ये मिट्टी इस ढंग की है कि रेतीली जमीन है, कुछ पानी आने पे जल्दी मिक्स हो जाती है और पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग है यहाँ पर परमानेंट एक ऐसा नाला बने हैं जो पानी से बाहर जाए, मतलब जनहित में जो है नाले की मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से रात भर तेज बारिश हुई और उफान में जो गदेरा रहा, दहशत में लोग रहे, वो पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित है। और जो ग्रामीण है यहाँ के, वो दहशत में अभी भी देखे जा रहे हैं, उसको याद करते हुए। और बड़ा नुकसान मातली क्षेत्र को हुआ है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18, मातली, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। गमरी पट्टी के नरसिंह सेरा में देर रात भारी बारिश हुई, जिसके बाद नुकसान हुआ। पहाड़ी से आया मलबा कई घरों में घुस गया। मलबे की चपेट में आने से 8 मकानों को नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि देर रात तेज बारिश के बाद अचानक ही पहाड़ टूटने लगे, जिसके बाद इन सभी को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। गांव के लोग अब खौफ में हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे धरासू, रतूड़ी सेरा, बंदरकोट और नेताला के पास बंद है। यमुनोत्री हाईवे कल्याणी, नारद चट्टी समेत कई जगहों पर बंद है। और इसी के साथ मनेरा बाईपास पर भूस्खलन हो रहा है। बथेड़ी तेखला बाईपास भी बंद है। प्रशासन की टीम मौके पर है और बंद सड़कों को खोलने में जुटी है। चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कर्णप्रयाग और गैंडसैंड के बीच सिरोली के पास लैंडस्लाइड हुआ। लोगों की आवाजाही पर यहां ब्रेक लग गया है। बारिश के बाद अलकनंदा, धौली और पिंडर नदियां रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। प्रशासन भी अलर्ट है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। चमोली के कर्णप्रयाग में बहुड़ा नगर और जखेड़ इलाके के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। यहां बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बारिश के बाद भूस्खलन और भूधसाव से लोग डरे हुए हैं। पोखरी ब्लॉक में भी भूधसाव हुआ, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। मैं और मेरी वृद्ध माता जो 70 साल की है, हम 1 साल से सर बेघर हो चुके हैं। हम दर दर भटक रहे हैं और प्रशासन से मैं यही आशा करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द, मतलब हमें तो माइग्रेशन किया जाए कि हमें जल्द से जल्द आवास की व्यवस्था की जाए। उत्तराखंड में बड़ी आपदाओं की वजह नदी किनारे बसी बस्तियां हैं। साल 2013 में केदार घाटी में आई आपदा की वजह भी वही रही थी। अब हालात ऐसे हैं कि एक बार फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के किनारे बसी कई बस्तियां खतरे को बुलावा दे रही हैं। उत्तराखंड में साल 2013 में आई आपदा में मंदाकिनी नदी ने बड़ी तबाही मचाई थी। गौरीकुंड से लेकर तिलवाड़ा तक मंदाकिनी से सटे कई घर तबाह हो गए थे। भारी नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा और एक बार फिर से मंदाकिनी नदी के किनारे मकान बन चुके हैं। वहीं इन दिनों नदी एक बार फिर से उफान पर है, जिससे लोग खौफ में हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं। यहाँ पिलर लगा था, यहाँ पिलर लगा, वहाँ पिलर लगा हुआ, कोई आदमी इसके आगे ऑक्यूपाई नहीं करेगा, मगर जनता नहीं मानती है। नहीं मानते ना। मैंने बात की कि उसे कुछ पिलर यहाँ पे आपने गाड़ा रखा, कोई निकाल देगा, उसे तो कोई आदमी निकाल देगा, हमारे गूगल में है। अच्छा। हम बता देंगे कि पिलर यहाँ पे था, ठीक है। और लोग सब कभी अतिक्रमण कर रहे हैं। थोड़ा ये नदी के प्रोडक्शन की फिर से बनाई जाए, जो बना रखे हैं उसी पर डबल बनाई जाए और थोड़ा जबरदस्त ढंग से बनाई जाए। उस टाइम तो नदी यहाँ तक आई थी रोड तक। अच्छा, कब? अब तो खैर आई भी नहीं थी, फिर भी ये है थोड़ा प्रोडक्शन हो जाए तो और अच्छी बात है। नदी किनारे लोगों का बसना लगातार जारी है। डीएम का कहना है कि नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर
हर कदम उठाया जा रहा है। लोगों से अलर्ट रहने को भी कहा गया है। मेरा सभी को अनुरोध रहेगा कि इस टाइम पे आप भी चौकन्ने रहें। कहीं भी लगे कि अगर नदी का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे तुरंत अपने घर को या अपनी दुकान को, जो भी बिल्डिंग है जिसमें आप रह रहे हैं, उसको वेकेट करके थोड़ा ऊपर वाले हिस्सों में चले जाएं। पहाड़ों में हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी एक बार फिर से उफान पर है। संकट नदी किनारे बने हुए मकानों पर मंडराने लगा है। हर दिन बरसात में एक ही डर लगा रहता है कि जब कब मंदाकिनी नदी का जलस्तर उफान पे आ जाता है और लोगों की नींद हराम हो जाती है। ऐसे में कहीं न कहीं अब सरकार को इस विषय में सोचना होगा कि किस तरह से इन परिवारों को जो नदी किनारे हैं उनका विस्थापन किया जाए या फिर इनकी सुरक्षा की गारंटी ली जाए। रुद्रप्रयाग से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भट्टी। उत्तरकाशी में करोड़ों की लागत से बनी ओपन टनल के ऊपर लैंडस्लाइड एक बार फिर सक्रिय हो गया, जिससे टनल पर खतरा बढ़ गया। लैंडस्लाइड के बाद पत्थर और मलबा टनल के ऊपर गिरने लगा। टनल को नुकसान पहुंचने की आशंका बन गई है। आपदा के दृष्टि से चमोली अति संवेदनशील है। यहां 2021 में ऋषिगंगा की आपदा, 2023 में जोशीमठ भूधसाव से भारी नुकसान। वहीं सरकार के लोगों के विस्थापन को लेकर सरकार काम कर रही है, लेकिन लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। उत्तराखंड में जहां एक तरफ लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ 2023 के जोशीमठ भूधसाव के बाद जोशीमठ जैसे शहरों में दरारें पड़ चुकी है और गांवों की जमीन खिसक रही है। फिर भी प्रभावित लोग अपना घर और गांव छोड़ने को तैयार नहीं है और यहां रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी पहचान पुश्तैनी घर जमीन यही है और यहाँ से चले जाना अपनी जड़ों को छोड़ देने जैसा है। हम लोगों का जो रोजगार है वो हम लोग कृषि पर निर्भर हैं और कृषि से ही जो है हम लोगों का अपना जो गुजारा है वो काफी हद तक होता है। और कहाँ जाएंगे भैया हम अपना घर छोड़ करके। अगर किसी प्रकार से छोड़ना पड़े, भगवान बद्री विशाल नरसिंह भगवान की कृपा से फिर भी सरकार, उत्तराखंड सरकार फिर भी जनता को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है, प्रयास रखेगी। जन्म का आनंद है तो मैं तो कहता हूँ अपनी जन्मभूमि व्यक्ति को छोड़नी ही नहीं चाहिए। यही कारण है पहाड़ के व्यक्ति आपदा आई लेकिन पुनः यहाँ बसने को तैयार हो गया, जाने को तैयार नहीं। ये आत्मीयता है, ये ममता है। प्रशासन का कहना है कि जोशीमठ में भूधसाव के बाद प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है और अब तक 220 प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है। वहीं प्रशासन ने लोगों के विस्थापन के लिए सुरक्षा की दृष्टि से जोशीमठ से 14 किलोमीटर दूर हट्स भी बनाए गए हैं, लेकिन लोग वहां नहीं जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अभी तक 220 के करीब भवनों को पेमेंट दे दिया गया है। उसमें से कुछ लोग अभी घरों में रह रहे हैं, उनको ये निर्देशित कर दिया गया है कि वो अगर चाहें तो कहीं पे किराए के भवनों में रह सकते हैं। और साथ में जो ढाक में 15 भवन बनाए गए थे उनके विस्थापन के लिए, हालांकि उसमें अभी तक कोई गया नहीं है। स्थानीय लोगों से पूछा कि आखिर ये यहाँ क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो जोशीमठ के लोगों की कई मजबूरियां हैं। उनका कहना है कि ये यहाँ से एक तो ढाक लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर है, तो वहीं दूसरा हर किसी की यहाँ पे अपनी भूमि है, जल है, जंगल है और अपना आशियाना है। इसलिए ये लोग जोशीमठ छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। हरिद्वार में जीएसटी डिपार्टमेंट ने करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी है। यहां लक्सर क्षेत्र में विभागीय टीम ने 3 आयरन और स्टील फॉर्म्स पर छापेमारी की, टैक्स चोरी पकड़ा, जिसके बाद छापा मारने पहुंची विभाग की एसआईबी टीम ने मौके पर ही फॉर्म मालिकों से 2 करोड़ 10 लाख रुपए का टैक्स वसूला। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों के आधार पर आकलन किया जा रहा है, जल्द ही बकाया टैक्स की वसूली भी की जाएगी।
हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उस वक्त हंगामा हो गया जब एक युवक श्रद्धालुओं का सामान चोरी करता पकड़ा गया। लोगों के शोर मचाने पर युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। हालांकि थोड़ी देर बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला, उसकी पिटाई की। युवक की पिटाई करने के बाद लोगों ने उसे पुलिस को सौंपा। हरिद्वार में एक कार में अजगर देखा। मामला BHEL प्लांट का है, जहां भेल कर्मचारी की कार में एक विशालकाय अजगर जा घुसा। जैसे ही कार के मालिक ने अजगर को देखा, उनके होश उड़ गए। वन विभाग को जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले भेल कर्मचारियों ने अजगर को गाड़ी से बाहर निकाला। तकरीबन 12 फीट लंबे अजगर को कार के अंदर देख हर कोई दहशत में आ गया। दिलों में पानी के कारण जो है बाहर निकल आते हैं और कभी सेफ जगह पनाह पाने के लिए वो कई बार रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। तो इसमें लोगों को यही कहूँगा, यही मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से कि जब भी कोई ऐसा आपको सरीसृप दिखाई देता है तो तुरंत जो है हमारी नियरेस्ट चौकी पर संपर्क करें। अगर नियरेस्ट चौकी पर संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी कारण से तो 1926 टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर संपर्क करें, हमें सूचना मिल जाएगी। तुरंत जो है QRT को एक्टिव करा जाएगा और रेस्क्यू करा जाएगा। उत्तरकाशी में रात को तेज बारिश के चलते एक गुलदार भवान गांव के एक घर में घुस गया। ग्रामीण जब सुबह उठे तो गुलदार को देखा, दहशत में आ गए। गांव वालों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड सरकार इन दिनों रोड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसके तहत कई पुरानी सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। हल्द्वानी से नैनीताल को जाने वाली सड़क को भी चौड़ा करने की तैयारी है, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। रुकावटें क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले इस नेशनल हाईवे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हाईवेज में एक माना जाता है। अंग्रेजों के बनाए इस हाईवे की तुलना देश और दुनिया घूम चुके लोग स्विट्जरलैंड की खूबसूरत सड़कों से करते हैं। लेकिन लगातार बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सरकार इस हाईवे को 4 लेन करना चाहती है, जिसके लिए हजारों से ज्यादा पेड़ काटे जाने हैं, जिसका पर्यावरण प्रेमी विरोध कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को नैनीताल के साथ शिवालिक की पहाड़ियों के लिए खतरनाक करार दे रहे हैं। अच्छा, ये जो क्षेत्र है, ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, प्रोफेसर वल्दिया की जो रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये नैनीताल का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ का जो रॉक है वो चूना है सिर्फ। दूसरी तरफ नैनीताल के सांसद अजय भट्ट का दावा है कि सरकार नैनीताल की जियोग्राफी अच्छी तरह से समझती है। हल्द्वानी से नैनीताल हाईवे को चौड़ा करने के लिए बजट भी आ चुका है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक सुझावों के इंतजार में फिलहाल चौड़ीकरण का काम शुरू नहीं किया गया है। अगर वैज्ञानिक स्टडी ठीक होगी तभी हाईवे को चौड़ा किया जाएगा। एक एक पहलू, जो चीजें आवश्यक होती हैं, जिनका परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है, उनका परीक्षण किया जाता है। वैसे 710 करोड़ रुपए 6 महीने 7 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया पड़ा हुआ है। जब परीक्षण पूर्ण होंगे, उन स्थानों से अच्छी तरह से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेंगे, तभी उन स्थानों पर चौड़ीकरण की बात की जाएगी। दरअसल हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाला हाईवे 2 वाटरशेड से होकर गुजरता है। पहला वाटरशेड बलिया नाला और दूसरा निहाल नाला है। ऐसे में शेड चौड़ा करने के लिए इन दोनों वाटरशेड में लगे न सिर्फ पेड़ों को काटा जाएगा, बल्कि यहाँ मौजूद जल स्रोत भी नैनीताल में खतरनाक तबाही ला सकते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। 28 अगस्त से नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेले को भव्य बनाने में प्रशासन जुटा है। आपको बता दें, नैनीताल का नंदा देवी महोत्सव का आयोजन 123 सालों से हो रहा है। इस बार ये आयोजन 28 से 5 सितंबर तक चलेगा। 28 अगस्त से 5 सितंबर तक महोत्सव की धूम देखने को मिलेगी। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की प्रोसेस जो है वो चल रही है पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग के माध्यम से। उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार तक जाता है। उसके बाद पूरे देश के जितने भी आवेदन आते हैं उसमें से चयन होता है, तो उसके बाद आगे उसको जो है टेकअप किया जाएगा।
पचवादूर में अवैध कॉलोनीज पर एमडीडीए की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को भी 2 जगहों पर बुलडोजर चला। अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनीज को ध्वस्त किया गया। यहां शिमला बाईपास और सेलाकुई में 2 बड़ी अवैध प्लॉटिंग को नष्ट किया गया है। कुल 25 बीघा जमीन पर टीम ने कार्रवाई की और बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढाया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।